गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। जय महाकाल, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की। श्री गणेश करें। वेरी गुड इवनिंग। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद भाई, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हरिओम। जय श्री राम। अच्छा, एक तो यहां पर क्लास तो फिजिकल की है, बट होमवर्क है आपका। ये होमवर्क जीबी सर ने दिया है, जो आपको देना वो भूल गए थे, वो आपको करना है। ठीक है। मैं क्यों अपसेंट था यार? शादियों की सीजन है, तो इधर उधर थोड़ा घूमना पड़ता ही है। नहीं, अब तो क्या था होमवर्क? क्या था बताओ पहले तो। लास्ट क्लास का होमवर्क क्या था? अरे, जल्दी से बताओ, मेरा आईपैड कहाँ रह गया? एक मिनट। होमवर्क क्लास क्लास का। होमवर्क नहीं दिया था? सीरियसली? कुछ तो दिया था यार, ऐसा थोड़ी हो सकता बेटा। अच्छा, रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ O1 S1 एंड जेई मेंस, बिल्कुल यही दिया था। बताइए। S1 से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से। दिया O1 में जो भी डाउट्स है जल्दी से पूछ लो बचे हुए। हर्ष कह रहा सर, हम लोग शादी छोड़ के आपके लिए बैठे हैं। तुम्हारी शादी छोड़ के बैठ के है क्या? ऐसा लग रहा है। इसीलिए इतना सर दुखी हो रहे हो। चलो, आज कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर देंगे हम। आज कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था? 53 तक तो डिस्कस कर चुके थे, तो 59 तक। यार पुराने पुराने मत पूछो यार, 43 और पता नहीं ये सब हो गए थे। ये 46 क्यों पूछ रहे हो भाई? बता चुका हूं। परसेंटेज ये भी बता चुका हूं। 52 ऑनवर्ड्स। हाँ, सब पूछ लो बेटा, तुम पूरा क्वेश्चन नंबर 1 2 भी बता दूं? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 भी बता दूं? नहीं बता रहा हूं। 52 53। एम्पेरिकल फॉर्मूला पर आ जाओ। चलो, एक 52 बता ही देता हूं। मन तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी। वेपर डेंसिटी दे रखी है SO3 कन्वर्टिंग इनटू SO2 प्लस O2। 1 - अल्फा। अल्फा अल्फा बाई 2। एम एवरेज इक्वल्स टू, इसके 1 मोल है तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 80।
SO3 के 1 मोल का मास 80 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 52 में वेपर डेंसिटी दे रखी है 28, तो एम एवरेज हो जाएगा 56। सॉल्व कर लो। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, आप लोग जानकारी के लिए बता दूं। अब आगे बढ़ो, करना चाहते हो नहीं, पेन चलाते नहीं हो, बस सर आप बता दो, सर आप बता दो। नेक्स्ट। मुझे लगता है सारे हो जाए। 59 भी पूछ रहा है, शर्म करो भाई, शर्म करो। 59, अरे 59 पूछ लो, 57 भी पूछ लो, सब क्लास में करवाए हुए हैं। आगे बढ़ो, चलो हो गया, सब हो गया बेटा। चलिए S1 पर आ जाइए। मुझे लगता है इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। फोर्टी एट करो, खुद करो। रिकॉर्डेड लेक्चर देखो बेटा, सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। सब क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन है। अगर वो क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन से रिलेट करके ये नहीं कर सकते हो, तो फिर एक और क्वेश्चन बताने का भी कोई मतलब नहीं। ये बता चुका हूं, तो S1 के 48 को बताने का कोई मतलब नहीं है। S1 का क्वेश्चन नंबर 48 एस जैसे ये है वैसे ही है। अब वो सारे पूछ लो तो उससे क्या मतलब है। 49 भी ऐसा ही है। सब में करना क्या है, किसी में एम एवरेज दे रखा है, अल्फा निकालना है, किसी में अल्फा दे रखा है, एम एवरेज निकालना है, या वेपर डेंसिटी, यानी तीन टर्म्स है, वेपर डेंसिटी, अल्फा, एम एवरेज। अब इनमें से आपस में रिलेट करना है। ऐसे 7-8 क्वेश्चन है, सर डाउट सर डाउट, उससे थोड़ी मतलब है बेटा। क्वेश्चन नंबर 53, 60 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन कितनी, हाइड्रोजन कितनी, बची हुई ऑक्सीजन हो जाएगी। क्या क्लास में नहीं किया हुआ है ये हमने? 53 क्या क्लास में नहीं किया हुआ है कि CO2 का मास इतना, H2O का मास इतना है, कार्बन का मास निकालो, हाइड्रोजन का मास निकालो, बचा हुआ मास किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। साफ साफ दिख रहा है, 2 मोल CO2 है, यानी कार्बन कितने ग्राम हो गया? 24 ग्राम। 36 यानी हाइड्रोजन कितने ग्राम हो गए? 4 ग्राम। तो ये कितना हो गया? 32 ग्राम। बस सर से पूछ लो बस। सब कुछ क्वेश्चंस क्लास में करवाए हुए हैं। चलिए जेई मेंस पर आ जाइए, छोड़ दो नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेई मेंस में कुछ बाकी रह गया क्या? वैसे तो मुझे लगता हो गए सारे। 14th के टेस्ट का सिलेबस मॉल कॉन्सेप्ट जो पूरा पढ़ा वो आएगा, ये तो पूरा आएगा ही आएगा। बाकी देखते हैं, देखें थोड़ा सा तो 14th को ही है ना, तो मेनली मॉल कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगा। जेई मेंस देखो, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि ये उससे अलग है वो बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताने वाला हूं मैं। अदरवाइज नहीं बताने वाला हूं मैं, अच्छी तरह से सुन लेना। जेई मेंस का क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये बता देता हूं, ये बता देता हूं। ये थोड़ा, ये वर्ड्स अभी आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होंगे। जैसे यहां पूछा हुआ ना, लिगेंड्स, ये वर्ड्स पता होने चाहिए। जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 4, ये 2, ये Cl3। ये कोई मेटल आयन है, ये कोई मेटल है,
और इन्हें बोला जाता है लिगेंड्स। इन्हें हम बोलते हैं लिगेंड्स, जो कि इस मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करते हैं। इन लिगेंड्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ये लोन पेयर इस कोबाल्ट को देते हैं। ये टर्मिनोलॉजी और आगे समझ में आएगी, अभी ज्यादा मत सोचना। तो दीज आर नोन एज लिगेंड्स, इसको राइट नाउ हम एल से लिख रहे हैं। अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है। अमोनिया जब आप लिखते हो NH3, H2O पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्लोराइड आयन पर चार्ज होता है। Cl माइनस है यहाँ पर, तो इस पर जो है -3 चार्ज है। तो इसका मतलब इस पर कितना चार्ज है, +3, और इस पर तीनों पे मिला के -3। इस तरह से ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अब यहां पर जब इसकी रिएक्शन होती है, अब जरूरी नहीं कि ये कुछ और भी हो सकता है। क्लोरीन अंदर ज्यादा हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, जैसे कंपाउंड ऐसे भी होते हैं NH3, जैसे NH3 होल 4 Cl2, ऐसे भी हो सकते हैं। Cl आयन, CONH3, 5Cl, Cl2, ऐसे भी होते हैं। ये जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, ज्यादातर 6 होते हैं। जैसे यहां पर 4+2 6, 4+2 6, 5+1 6, तो ज्यादातर ये नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि लिगेंड्स जो है वो 6 लोन पेयर इसको डोनेट कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है, जब हम इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके 1 मोल के साथ कितने मोल AgNO3 रिएक्ट करेगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि कितने क्लोराइड आयन बाहर है। अगर 1 क्लोराइड आयन बाहर है तो 1 AgNO3 यानी AgCl बनेगा। 2 क्लोरीन बाहर है तो इसके 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ट्वाइस AgCl। ऐसे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको पता है क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है वो अलग नहीं होता है, वो टूटता नहीं है। ये जैसे ही पानी में डालोगे ये Cl आयन अलग हो जाएगा, ये दोनों Cl आयन अलग हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं टूटेगा। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये नहीं टूटेगा। तो 1 या 2 इस पर डिपेंड करेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मोल जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ 1 मोल AgNO3 ही रिएक्ट कर रहा है। अगर 1 मोल के साथ 1 मोल AgNO3 ही रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक ही क्लोरीन बाहर है। यानी एक ही क्लोरीन बाहर है, तो ये है Cl2, 2 अंदर रहेगी, लिगेंड्स भी 2 अंदर है, और 1 क्लोरीन बाहर है। तो अब यहां पर लिगेंड्स 6 होने चाहिए, मतलब 6 लोन पेयर ये डोनेट कर रहे हैं। तो 2 तो ये क्लोरीन तो एक ही कर रहा है, तो यानी एक लिगेंड जो है वो 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसीलिए ये बाई डेंटेड हो जाएगा। द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड इज 2। थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो ये, बट धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी नई है अभी आप लोगों के लिए, इसलिए प्रॉब्लम होगी, बट आगे चल के नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे है, ये दोनों मिलके यानी एक एक लोन पेयर दे रहे हैं। एक लिगेंड 2 लोन पेयर दे रहा है, 2 लिगेंड 4, और ये 2 6 लोन पेयर मेटल आयन को मिल रहे हैं, इसलिए इसकी डेंटिसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवा रहा हूं। आगे बढ़ो। 8 कौन पूछ रहा, 9th? चलिए 9th बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9th, एक कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसमें गिवन है कि कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना है, 6:1 मास रेशियो है, ध्यान रखना। तो इसको कन्वर्ट करो मोल रेशियो में, तो ये 1:2 हो जाएगा बाई मोल। 1:2 यानी कह सकते हो कि
यहां पर 1 तो यहां 2 आएगा, 1:2 का रेशियो होगा। अगर एक कार्बन है तो दो हाइड्रोजन होगी, मतलब एक तरह से y=2 टाइम्स x। तो यहां से ये कह सकते हो y जो है दैट इज 2 टाइम्स x, या y/x=2/1, तो y की वैल्यू x से डबल होगी। फिर यहां पर क्या कहा जा रहा है, इस कंपाउंड में कितनी ऑक्सीजन है, तो लिखा हुआ कि कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल, ऑन नहीं है वो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CxHy कंप्लीटली टू CO2 एंड H2O। तो अब बात हो रही है CxHy की, इसको अगर हमें बर्न करना है तो इसके लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए, y/4 आता है O2 xCO2 प्लस y/2 H2। ये बैलेंसिंग होती है। ऑक्सीजन यहां पर काउंट करो तो 2x प्लस y/2, 2x प्लस y/2। तो इसके एक मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए, ऑक्सीजन के एटम्स कितने चाहिए, x प्लस y/4 इंटू 2। ऑक्सीजन के एटम्स कितने चाहिए, इतने एटम्स चाहिए। और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी है, इसकी आधी, हाफ मच एज ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस। तो इसकी आधी, यानी इसकी आधी ऑक्सीजन ऑलरेडी यहां पर है, यहां कितनी है Z, तो इसकी आधी मतलब डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, Z। 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर x प्लस y/4 इक्वल्स टू Z। अब आप यहां पर क्या करो, x ऑप्शन 4 सामने है, एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू अज्यूम कर लो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे यहां पर x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x की 2, y की 4, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेवल का क्वेश्चन है। जेई मेंस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, जेई में इस तरह के नहीं आते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो रहे बेटा, स्मृति फिर से करो क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करो। पहली बार नहीं हो रहे कोई बात नहीं, पहली बार आप कितने करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। जब मैं बता रहा हूं तो उसका सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, उन्हीं को वापस से करो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बनी, पांच पांच बार, छह छह बार करो, इनको करते रहो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आए। हमारे दिमाग में क्या है, बस एक बार कर लो हो जाता है, एक बार से कुछ नहीं होता, दो बार से कुछ नहीं होता है। आप इनको चार चार पांच पांच बार करो, सब आसान लगने लगेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको ये आसान लगने लगे तो आप तीन तीन चार चार बार करो। अब आप कह दो नहीं सर हम तो इतना नहीं कर सकते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। बट ये मेरी गारंटी है, तीन चार बार करोगे तो अपने आप ये आसान लगने लगेंगे। तो वो आदत ही, वो हमारे दिमाग में क्या होता है, बस एक बार किया, एक बार भी पूरा नहीं करते, वो भी आधे बार करते हैं। अरे बार बार करो ना आप, आपको लग रहा है ये मेरे से नहीं हुआ है तो फिर से करूंगा, आज किया 2 दिन बाद फिर से करो, फिर 2 दिन बाद करो, तभी जाके होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वेपर डेंसिटी दे रखी है। यार ये वेपर डेंसिटी वाले क्वेश्चन में क्यों अटक जाते हो। 94.8, यानी मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 94.8 इंटू 2, ये क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब क्या करना है, इतना आसान है। If it contains 74.75% of chlorine, the formula of the metal chloride will be, मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। अब यहां एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि मोलर मास, the transition metal M forms a volatile chloride which has a vapor density। तो ये तो इसका पूरे का दे रखा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। मोलर मास कितना आ रहा है, इसको अगर हम देखें तो 5.2, तो 189.4, सही लिखा मैंने शायद, नहीं 6 है ना, ये इसका मोलर मास आ गया। अब आपको ये देखना है कि किस केस में, तो ऑप्शन से जाओ, हिट एंड ट्रायल करो।
ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करो, क्योंकि हमें मेटल एम का मोलिकुलर मास नहीं पता है। तो टोटल मोलिकुलर मास आ गया। अब सुनो, अगर मैं मानता हूं कि ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है, तो क्लोरीन कितने ग्राम होगी? 71 क्लोरीन। तो बाकी बचा हुआ किसके कारण होना चाहिए? तो मेटल का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 71 इधर आए तो 118.6, ये इसका मोलर मास होगा। अब आप इसका क्या निकालो? परसेंटेज। अब आप ऐसे समझ लो कि इफ इट कंटेन 74.75% क्लोरीन, यानी क्लोरीन ज्यादा है, यहां तो क्लोरीन कम मेटल ज्यादा, ये गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन लेवें जिसमें क्लोरीन ज्यादा हो? अब MCl2 भी है, MCl2 तो हो गया, MCl3 भी है, MCl4 भी है और MCl5 भी है। अब आप चेक करो, जिससे ऑब्वियसली यहां क्लोरीन बहुत कम है, तो इस वाले पोर्शन पर आ जाओ और यहां से चेक करो हिट एंड ट्रायल करते हुए। नेक्स्ट, हाथ पैर मारो, हो जाएगा। नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आपसे कहा था केरियस वर्ड से अभी कोई लेना देना नहीं है। हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितना? 250 मिलीग्राम। इसमें कुछ ब्रोमीन है, और वो जितनी भी ब्रोमीन है वो किस में कन्वर्ट होगी? AgBr में। तो इसका मास कितना आया? 141 मिलीग्राम। इसमें ब्रोमीन कितनी है, क्या निकाल सकते हो? 141 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, ये कितना हो गया? 181। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स। इतने ही मोल्स ब्रोमीन के होंगे, तो इतने ही ब्रोमीन के मोल्स पता चल गए, तो ब्रोमीन का मास के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 80। तो ये आ गया आपका ब्रोमीन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, परसेंटेज निकाल लो। थर्टीन में रिएक्शन लिख देता हूं। 13th क्वेश्चन में रिएक्शन, ये हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड है। देखो, जैसे जैसे आप पढ़ोगे बहुत सारी टर्म्स आप यूज करोगे, तो इससे ये क्लैरिटी आ जाएगी। ये इसके 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करके ये बनाते हैं C8H7SO3 होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस ट्वाइस Na। पानी जो होता है ना, कैल्शियम के कारण पानी हार्ड हो जाता है, तो ये जो सब्सटेंस है जिसे हम रेजिन्स कह रहे हैं, ये पानी में डाला जाता है, ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके इसको प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, इसका पीपीटी बन जाता है। यानी कैल्शियम आयन जो पानी में होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, कैल्शियम आयन की जगह सोडियम आयन्स आ जाते हैं जो कि पानी को हार्ड नहीं करते हैं। तो हार्डनेस रिमूवल की जाती है यहां से। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं, इसके थ्रू हम हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि पर ग्राम, इसका 1 ग्राम अगर हम यूज करते हैं तो कितने मोल्स कैल्शियम वहां से हटाए जा सकते हैं? कैल्शियम के मोल्स निकालने हैं आपको, और कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मोल्स, इसका मोलिकुलर मास दे ही रखा है 206, तो इसके इतने मोल्स के साथ इसके कितने रिएक्ट करेंगे? 206 इंटू 1/2। तो 1 ग्राम के साथ इतने मोल्स रिएक्ट करेंगे, यानी इतने मोल्स गायब हो जाएंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है ना, वो आगरा कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आगरा कर दीजिए। एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये ज्यादा, 19th क्वेश्चन, बट आगरा भी होगा। आगरा तो होगा ही होगा, बट ज्यादा इस पर हट, मतलब क्वेश्चन मैंने दे दिया ताकि आपको कहीं दिखे, बट क्वेश्चन में क्लियरिटी कम है, तो 19th पे ज्यादा मत सोचो, हटा दो, ज्यादा अच्छा है। 14th में के पेपर का लेवल कैसा होगा? जैसा पढ़ रहे हैं बेटा वैसे ही होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। हाँ, शीट के क्वेश्चन। चलो डन। अब बहुत हो गया बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए यार। नहीं, ये 9:1:3.5, ये क्वेश्चन पता है ऊपर 3 बार और भी आया हुआ है।
पहले भी हम कहीं कर चुके हैं। 20th लास्ट है, क्या हुआ इसमें? क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन 9:1:3.5 बाई मास है। अब कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी तो इसको 36, इसको 4 और इसको कर लेते हैं 14। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 14, तो 3:4:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला C3H4n 40, ये हो गया टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास 54, जबकि दे कितना रखा है, बस हो जाएगा। इस रेशो में देख लो कहां आ रहा है, क्या पूछते हो। अब क्या बचा इसमें, S1 कंप्लीट, O1 कंप्लीट, जेई मेंस कंप्लीट, है ना। आंसर इसका क्या है, आगरा नहीं है क्या? बॉम्बे दे रखा है, आगरा कर लेना। आगरा 20th का आंसर। और किसी के आंसर में कुछ गड़बड़ है क्या? हटा, चेंज कर दो, आगरा कर दो। ये एडवांस भी कंप्लीट हो ही चुकी है। क्वेश्चन नहीं बनते तो फिर से सॉल्यूशन देख के फिर से करो प्रथमेश। चलो, सिली मिस्टेक्स देखो इनिशियली तो होगी बेटा कृष्णा, इनिशियली सिली मिस्टेक्स होगी, धीरे 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 ये मिस्टेक्स कम होती आएगी। एक कार चलाना जब कोई सीखता ना तो इनिशियली एक्सीडेंट्स भी होते हैं, खरोचे भी लगती है, वो नेचुरल सी चीज है। धीरे 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 उसका परसेंटेज कम होता जाता है, ऐसा नहीं कि वो कभी भी खत्म होगी, ऐसा नहीं होगा, बट परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। अभिजीत, मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, तुम उस पर ध्यान दो। भाई, किसी ने कहा है आयुष का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आयुष, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्पेशली वन मोल आशीर्वाद तुम्हारे बर्थडे पर। और यही दुआएं हैं कि अभी तो क्या चल रहा है 2023, अभी तुम्हारा 11th स्टार्ट हुआ है, तो इस टाइम पर 2025 में तो जेई एडवांस देने वाली टाइम पर होंगे तुम, राइट। तो 2026 में अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो, 2026 में, राइट। अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो, उसके कुछ सालों के बाद 26 में के बाद 4 साल के बाद जब कॉलेज से बाहर निकलोगे, अच्छी खासी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, नौकरी के बाद जब 1-2 साल हो जाएंगे, जेब में थोड़े पैसे आ जाएंगे, तब हमें फिर एक बहुत बड़ी ह्यूज पार्टी मेरे को इनवाइट करना कि सर अब आ जाओ, अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मम्मी पापा के नहीं, मेरे खुद के पैसे हैं, अब मैं आपको पार्टी देना चाहता हूँ। यानी ये बात हो गई भी मोटा मोटी 2030 के बाद की बात हो गई, वो कितनी बाद, 2031, 2032, 2033 में फ़ोन करना आयुष कि सर आपके लिए पार्टी अरेंज की है बहुत बड़ी अच्छी सी, या तो तुम आ जाना मेरे पास या मेरे को बुला लेना, बस टिकट भेज देना कहीं के जहाँ से भी बुलाना चाहो कि सर ये टिकट है भेज रहा हूँ आपके लिए, आप आ जाओ। हाँ, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर दी मैंने। नहीं, वो तो ढूंढ लोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तो मेरा नंबर मेरा पता सब ढूंढ लोगे, चिंता मत करो।
हाँ, कोई अगर BMW मुझे गिफ्ट भी करना चाहे तो वो गिफ्ट भी कर सकता है, उससे कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, वो सब बाद में, लेकिन अभी कुछ नहीं। अभी तो रैंक लेके आ जाओ अच्छी सी, बाकी सब जॉब लगने के बाद की बात है। तुम्हारी अच्छी सी जॉब लग जाए या कुछ अच्छा सा स्टार्टअप कर लो, बड़ी बड़ी कंपनी खोल दो, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज बन जाओ, फाउंडर सीईओ, तब वट एवर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। प्रियांश का भी बर्थडे है भाई। प्रियांश, आपको भी सारी वो जो बातें मैंने की थी वो आपके लिए भी वैसे ही है। आपको भी वन 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 मोल आशीर्वाद। ठीक है, गौतमा यार 13 का आंसर देख लेना वापस। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती? कॉन्सेंट्रेशन टर्म नॉर्मली जैसे अब क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस आप चाहते हो, जैसे H2SO4, NaOH, तो ज्यादातर सब्सटेंस जब हम कहीं किसी रिएक्शन में यूज करते हैं ना, तो वो प्योर नहीं होते, मिक्सचर होता है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होते, उसमें कुछ और भी मिक्स होता है, प्योर सब्सटेंस नहीं मिलते। बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं पानी में हम डिसॉल्व करके रखते हैं, तो जब हम खरीदने जाते हैं तो वो उनका एक क्या मिलता है, मिक्सचर हमें मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी जो मिक्सचर है उसमें एक या दो, उस कोई भी अगर मिक्सचर है उसमें दो या तीन या चार इस तरह से कंपोनेंट होते हैं। तो किसी मिक्सचर में किसी कंपोनेंट की कितनी अमाउंट है, वो कैसे एक्सप्रेस की जाए, उसको कैसे बताया जाए कि यार ए और बी का एक मिक्सचर है, इसमें ए इतना है बी इतना है, वो जो बताया जाता है वो किसके थ्रू बताया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के थ्रू बताया जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंपोनेंट, यूज्ड टू एक्सप्रेस the amount of a substance, amount of a substance in its mixture। किसी मिक्सचर में किसी कंपोनेंट की कितनी अमाउंट है, वो हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म के थ्रू। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर यूज टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन इट्स मिक्सचर। उस मिक्सचर में वो सब्सटेंस कितना है, ये किसके थ्रू बताया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के थ्रू। अब स्टेप बाय स्टेप थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मिक्सचर। आप सबको वैसे पता है मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। पानी में सॉल्ट डाल दो, होमोजीनियस मिक्सचर है। पानी में शुगर डाल देते हैं, वो डिसॉल्व हो जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर है। बट पानी में सेंड डाल दो, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। सेंड पार्टिकल्स आपको दिख रहे होते हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इन होमोजीनियस मिक्सचर को, यूनिफॉर्म मिक्सचर को ही और क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। इन होमोजीनियस मिक्सचर को ही और क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। तो अब मेनली हम किसकी बात करेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर की, यूनिफॉर्म मिक्सचर की हम बात करेंगे। तो सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन जो होते हैं इनमें दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं, चार कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अगर किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट है तो इसे बोला जाता है बाइनरी मिक्सचर। तीन कंपोनेंट है तो इसे बोला जाता है टर्शरी। चार कंपोनेंट है तो इसे बोला जाता है क्वाटरनरी। इस तरह के वर्ड्स भी यूज होते हैं। उसके आगे तो मुझे भी नहीं आता चार के बाद क्या बोला जाता है, बाइनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। बट मेनली अब हम जो बात करेंगे, ज्यादातर हमारा जो डिस्कशन होता है वो बाइनरी मिक्सचर पर होता है, बाइनरी सॉल्यूशन आप कह सकते हो। समझ में आ रहा है यहां तक?
जस्ट इंट्रोडक्शन है। सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, दो कंपोनेंट है तो बाइनरी, तीन कंपोनेंट है तो टर्शरी, चार कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी। बेटा जय कृष्ण, जय किशन, यहां से आवाज बहुत अच्छी आ रही है, मैं सुन भी रहे हैं यहां पर। आपके एंड पर आवाज चेक करो। स्मृति का कहना है सर 25 जुलाई को अपसेंट मत रहना, मुझे भी आपसे आशीर्वाद लेना है। एडवांस में चलेगा क्या? फिर वो पार्टी भी क्या एडवांस में देनी पड़ती है फिर? अगर अभी से मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो पार्टी 10 साल पहले ही देनी पड़ेगी, मतलब अभी। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है यार? हर वर्ड बोल दूं उसका मतलब पूछोगे तो फिर मतलब का भी मतलब बता दो तुम। एक काम करो, कंपोनेंट्स का मतलब अगर मैं बताऊं तो तुम एक काम करो, मतलब का मुझे मतलब बता दो, मैं कंपोनेंट्स का मतलब बता दूं, है ना? आवाज स्लो आ रही है। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा तेज बोलने की। अब कैसी आ रही है आवाज? मतलब मीन्स, तो मीन्स का मतलब क्या है भाई? मीन्स का मतलब बता दो। कुछ भी पूछ सकता हूं, तुम भी कुछ भी पूछ रहे हो। वॉइस बहुत सही आ रही है, अच्छा। अब ये जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी जो बाइनरी सॉल्यूशन है इसमें हम कहते हैं कि दो कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें से एक कंपोनेंट को हम बोल देते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोला जाता है सॉल्वेंट। अब ये वर्ड्स भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये वर्ड्स भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। कुछ आइडिया है सॉल्यूट किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट मोर, जिसकी कंसंट्रेशन कम हो वो सॉल्यूट, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो वो सॉल्वेंट। जो घुलता है वो सॉल्यूट, जो घोलता है वो सॉल्वेंट, ऐसा? सॉल्वेंट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में, जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट। अब मैं आपको यहां पर बता दूं, मैं कोई भी डेफिनेशन यूज करूं, मैं कोई भी डेफिनेशन यूज करूं, एक ना एक ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा या और भी ऐसा एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको सॉल्यूट बोलना है किसको सॉल्वेंट बोलना है। दो, अभी मैं डेफिनेशन दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं पहले कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये जो दो वर्ड्स हमने यूज किए ना, ये हमारी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए दिए हैं। मोस्टली इससे लैंग्वेज सिंप्लीफाई हो जाती है, लेकिन जहां नहीं हो रही है वहां हमें इन वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह आपको सॉल्यूट या सॉल्वेंट वर्ड बोलना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। हर जगह आप इनको यूज कर सको ये जरूरी नहीं है। बेसिकली क्या होता है, एक मिक्सचर होता है ना, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। अब या तो हम मिक्सचर के कंपोनेंट को ऐसे बोलें कि देखो ये ए कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट, या ये एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट, उसकी जगह हमने कह दिया ये दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट को नाम दे दिया सॉल्यूट, एक को नाम दे दिया सॉल्वेंट, यानी ए और बी, एक्स और वाई, इसकी बजाय नाम क्या दे दिए, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। मैं ए को सॉल्यूट बोलूं या बी को सॉल्यूट बोलूं, इससे कोई ए चेंज थोड़ी हो जाएगा।
इससे ए बदल नहीं जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा वो। तो मेरे सॉल्यूट बोलने से, मैं किसी को सॉल्यूट बोलूं आपके दोनों ही सर ये सॉल्वेंट है, उससे क्या उसकी कलर चेंज हो जाएगा, क्या वो लाल से पीला हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमारी कन्वीनियंस के लिए टर्म्स डिफाइन की गई है। नॉर्मली सॉल्यूट हम किसको बोलते हैं? इन जनरल आपसी अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी और हमारी और सबके बीच की। सॉल्यूट किसे बोला जाता है? विच इज लेस इन अमाउंट, जो अमाउंट में कम हो, लेस इन अमाउंट, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। और विच इज मोर इन अमाउंट, जो अमाउंट में ज्यादा हो, मोर इन अमाउंट इज सॉल्वेंट। ये आप कह सकते हो, सिंपल सी डेफिनेशन है। जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। ये यहां पर हम यूज करते हैं। अभी दो कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली मुझे पता था कि जैसे ही मैं ये लिखूंगा कोई ना कोई ये जरूर बोलेगा कि सर मान लो ये भी 50 ग्राम है और ये भी 50 ग्राम है। अब किसे सॉल्यूट बोलेंगे, किसे सॉल्वेंट बोलोगे? फंस गई गाड़ी या नहीं फंसी? मान लो ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम। अब कैसे डिसाइड करें, बताओ? है कोई आंसर? बताओ, देखे बताओ, वेट कर रहा हूं। डोमिनेंट कैसे भाई? दोनों ही 50 ग्राम है, फिर डोमिनेंट कैसे? मतलब इसमें भी कोई डोमिनेंट, मतलब जो जिसकी बॉडी अच्छी हो? दोनों ही लिक्विड है, कोई कह रहा है जो लिक्विड होगा, दोनों ही लिक्विड है। मान लो 50 ग्राम वाटर और ये 50 ग्राम एल्कोहल, मिथेनॉल। अब ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है। अब बताओ। अच्छा ऐसा कि अच्छा, पानी रखा हुआ है उसमें मिथेनॉल डाला तो पानी सॉल्वेंट, और मिथेनॉल रखा हुआ है उसमें पानी डाला तो फिर मिथेनॉल सॉल्वेंट। कोई ये कह रहा था सर किसको किस में डाल रहे हैं? अच्छा तो अच्छा, मिथेनॉल यहाँ है, पानी डालूंगा तो मिथेनॉल सॉल्वेंट, पानी यहाँ है उसमें मिथेनॉल डालूंगा तो पानी सॉल्वेंट हो जाएगा, ऐसा? गाड़ी फंस गई। यहां पर आपकी इच्छा है, आप इसको सॉल्यूट बोलो, इसको सॉल्वेंट बोलो, या इसको सॉल्यूट बोल रहे हो तो इसको सॉल्वेंट। वो कुछ भी हो सकता है। बहुतों के दिमाग में सर वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ज्यादातर केसेस में वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है, लेकिन कह दो कि हर जगह वाटर ही सॉल्वेंट होगा, ये भी गलत है। अब नए नए लॉजिक मत लिखो ऋषभ, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो फिर कह दो जिसका मोलर मास ज्यादा हो फिर इसका ये ज्यादा हो, कुछ भी बोल जाओ, इससे कुछ नहीं मतलब है। हाँ, नॉर्मली एक सब्सटेंस की अमाउंट कम होती है, दूसरे की ज्यादा होती है। जिसकी अमाउंट कम है उसे सॉल्यूट, जिसकी अमाउंट ज्यादा है उसको सॉल्वेंट बोल दो। तो कहने समझ में आता है। अगर मैं यूं कह दो कि आपको पता है मैं भी समझदार हूं, और मैं ये भी मान रहा हूं कि आप भी समझदार हो, तो इसीलिए जब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज कर रहा हूं तो मतलब इसलिए कर रहा हूं कि एक सब्सटेंस कम है, दूसरा ज्यादा है। तो जिसको मैंने सॉल्यूट बोला आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये कम अमाउंट में है, जिसको मैंने सॉल्वेंट बोला ये ज्यादा अमाउंट में है। जब भी कभी ऐसा केस आएगा मैं कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज ही नहीं करूंगा। अगर कोई आपसे नेक्स्ट टाइम पूछे कि ये 50 ग्राम वाटर है, ये 50 ग्राम मिथेनॉल है, बताओ सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, कोई आंसर नहीं देना आपको। आपका आंसर ये होना चाहिए, आप इसको भी सॉल्यूट मान सकते हो, आप इसको भी सॉल्यूट मान सकते हो। इसका दोनों ही सही आंसर है। और ये बोल दो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट बोलने से कोई उनका कलर नहीं चेंज हो जाएगा, लाल से पीला या पीले से लाल नहीं हो जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो पॉइंट इज
सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड कब यूज करने हैं? जब एक सब्सटेंस कम अमाउंट में है, दूसरा ज्यादा अमाउंट में है, तब आपको इन वर्ड्स को यूज करना है, अदरवाइज इन वर्ड्स को यूज नहीं करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? अगर आ गई तो पहले फटाफट यस 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 लिखो। लिखो क्लियर है, समझ में आ गई, क्लियर है, समझ में आ गई, फटाफट लिखो। बहुत बढ़िया। बीच बीच में एक दो नो नो वाले आ जाते हैं, उनको मेरा भी नो, भाई मेरा भी नो ही है। हम्म, हाँ, समझ में आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर कोई भी जो मिक्सचर है यानी बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी, एक्स और वाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इनकी अमाउंट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उसके लिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। तो वन बाय वन करके अब मैं वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होती है वो है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, या जिसे परसेंटेज बाय मास भी बोला जाता है, परसेंटेज बाय मास। और ये बहुत कॉमन है, हम लोग इसे यूज कर चुके हैं, आप भी इसको यूज कर चुके हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मास वाइज बताया जाता है कि कौन कितना परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा हुआ है 40% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू NaOH, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एक्वस। एक तो इससे यह समझ में आ रहा है, एक्वस जो लिखा हुआ है इसका मतलब सॉल्वेंट यहां वाटर है, और NaOH उसमें डिसॉल्व है। कौन डिसॉल्व है? NaOH। ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है? नॉर्मली मैं इसको कहता हूं इसको रीड करो, इसको पढ़ना है, इसको रीड करना है। तो बहुत सारी जनता क्या करती है, हाँ सर कर लिया 40% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू NaOH। ये रीड करना नहीं है भाई। इसको रीड करने का मतलब जो लाइन में लिख रहा हूं वो है, ये लाइन याद करना, रीड करना। इसको कैसे रीड करेंगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन, परसेंटेज जो होता है वो विथ रेस्पेक्ट टू 100 होता है। तो 100 ग्राम मिक्सचर यानी सॉल्यूशन, पूरी लाइन लिखना यहां पर, कंटेंस 40 ग्राम NaOH। 40 ग्राम NaOH, यानी 100 ग्राम अगर मिक्सचर है तो उसमें NaOH कितना है? 40 ग्राम है। NaOH कितना है? 40 ग्राम। आयुष 100 ग्राम वाटर नहीं, 100 ग्राम वाटर नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में वाटर, सॉरी NaOH कितना है? 40 ग्राम। तो आप कह सकते हो सर बाकी क्या है? 100 में से 40 ग्राम NaOH है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और राइट नाउ यहाँ सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो कह सकते हो कि राइट नाउ यहाँ पर 100 ग्राम में सॉल्वेंट यानी वाटर का मास कितना है? वाटर का मास है 60 ग्राम। यानी 100 ग्राम में ये 40 ग्राम, ये 60 ग्राम। एक चीज। दूसरी चीज, क्या ये 40% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि राइट नाउ हमारे पास 40 ग्राम NaOH है? नहीं, ऐसा नहीं कहा। इफ अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो ये NaOH 40 ग्राम है। अगर 200 ग्राम सॉल्यूशन हुआ तो 80 ग्राम, 300 ग्राम हुआ तो 120 ग्राम, 400 ग्राम हुआ तो 160 ग्राम। ये 1 किलोग्राम है यानी 1000 ग्राम है, तो ये 400 ग्राम होगा। यानी हमारे पास NaOH कितना है वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये सॉल्यूशन, ये मिक्सचर टोटल कितने ग्राम है। ये लाइन तो केवल इतनी ये बता रही है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH होगा। ये इतनी लाइन बता रही है, राइट? तो यहां पर 100 ग्राम में 40 ग्राम, सॉल्यूट का मास भी पता चल गया, सॉल्वेंट का मास भी पता चल गया। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब मास, तो यहां पर भी ग्राम है, यहां पर भी ग्राम है। ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या शो कर रहा है? मास शो कर रहा है। इसे यह भी बोला जाता है दोनों की क्वांटिटी, सॉल्यूशन की क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी, दोनों को मास में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं मास बाई मास रिलेशन। इसे कहा जाता है मास बाई मास रिलेशन है ये, क्योंकि दोनों की अमाउंट हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज मास बाय मास रिलेशन।
पता है यहां पर पूरा समझा दो भाई, इतनी देर से परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को ही समझाया है, फिर कोई पूछ लेता सर डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब क्या है। ये ये हालत होती है, बड़ा अजीब सा है। हम्म? उन्हें बता दो, वही वाली बात होती है कि साइकिल कैसे चलानी होती है, बैठ के साइकिल चलाना बता दो, देखो साइकिल को ऐसे चलाना होता है। जब आप साइकिल से उतर जाओ वो पूछेंगे सर साइकिल कैसे चलाई जाती है। भाई इतनी देर क्या कर रहा था मैं, अभी थोड़ा। चलिए, तो ये पहली टर्म हो गई, जिससे हमें ये पता चल जाएगा सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूशन का मास कितना है। बट राइट नाउ फिर से कह रहा हूं कि हमारे पास क्या 40 ग्राम NaOH है, नहीं पता कितना होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन कितना है। यूनिट लगाओ, 100 ग्राम में 40 ग्राम, 200 ग्राम में 80 ग्राम, 300 ग्राम में 120 ग्राम, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हो गई पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और इसे हम बोलते हैं मास बाय मास रिलेशन। अब दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होती है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, 40% डब्ल्यू बाय वी NaOH। अब इसको कैसे रीड करेंगे, इसको कैसे रीड करना है, तो इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, अब मास नहीं है, कंटेन्स 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH। यानी यहां पर अब एक का वॉल्यूम है, दूसरे का मास है, इसीलिए W बाय V, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास। अब क्वेश्चन आता है यहां पर कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि सॉल्यूट 140 ग्राम होगा, NaOH 40 ग्राम होगा, लेकिन सॉल्वेंट कितना होगा, वाटर कितना होगा, वो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम पता है, यहाँ मास नहीं पता। तो यहां पर हम सॉल्वेंट का मास नहीं बता पाएंगे कि 40 ग्राम NaOH के साथ सॉल्वेंट कितने ग्राम है, वो हम नहीं बता पाएंगे। अगर वो बताना है आपको, अगर सॉल्वेंट का मास पता करना है, तो उसके लिए इस सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में अगर डेंसिटी गिवन है, लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं 1.5 ग्राम पर ml, ये कुछ दे रखी है हमें, या गिवन या लेट जो भी है, मान लो गिवन कर देता हूं, गिवन ये दे रखी है हमें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.5 ग्राम पर ml। ये किसकी डेंसिटी है ये भी ध्यान रखना। देखो NaOH और पानी आप ले रहे हो, इनिशियली प्योर NaOH है, उसकी अपनी डेंसिटी होगी, प्योर वाटर है उसकी अपनी डेंसिटी होगी, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन है उसकी अपनी एक अलग डेंसिटी होगी। सॉल्यूट की अपनी अलग डेंसिटी, प्योर सॉल्यूट की, प्योर सॉल्वेंट की, और सॉल्यूशन की अपनी अलग डेंसिटी होगी। तो ये किसकी डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी। कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की डेंसिटी, 1.5 ग्राम पर ml। तो क्या अब मैं इससे सॉल्यूशन का मास निकाल सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.5, तो ये कितना हो गया 150 ग्राम। ये 150 ग्राम किसका मास आ गया, सॉल्यूशन का। क्या उसमें सॉल्यूट का मास पता है, यस 40 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, अब बताओ सॉल्वेंट का मास, यानी 110 ग्राम। मतलब बिना डेंसिटी के सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही। यानी यहां सॉल्वेंट का मास निकालना है तो डेंसिटी पता होनी चाहिए, तब आप निकाल सकते हो। और अब इवन इस कंसंट्रेशन टर्म से परसेंटेज W बाय डब्ल्यू भी अब निकाल सकते हो। अब अगर मैं आपसे यहां कहूं कि ये जो सॉल्यूशन है 40%, जिसकी कंसंट्रेशन क्या 40% W बाई वी, बताओ अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को W बाई डब्ल्यू में एक्सप्रेस करूं, परसेंटेज W बाई डब्ल्यू में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, सॉल्यूशन का मास आ गया कितना 150 ग्राम, कितना 150 ग्राम, उसमें सॉल्यूट कितना है
40 ग्राम, तो यूनिटरी लगा दो। यूनिटरी लगाना आना चाहिए, फॉर्मूले नहीं। बहुत ही सर फॉर्मूले 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 से नहीं काम चलेगा, यूनिटरी लगाना आना चाहिए। कैसे? परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट होगा। तो राइट नाउ 150 ग्राम सॉल्यूशन में 150 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, यानी 400 बाय 15। ये क्या निकल के आया? ये क्या निकल के आया? 400 बाय 15 परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आंसर इज, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, 80/3 भी कह सकते हो। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, वो उसका क्या हो जाएगा? परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। सब कुछ यहां लिखा हुआ बेटा, कौन सी चीज कहां से आई, सब यहां लिखा हुआ है। सब बोर्ड पर इतनी लैंग्वेज लिखी हुई है। नॉर्मली यहां से यहां मैं एक ही स्टेप में जंप कर जाता हूं, जिसके लिए मैंने 4 स्टेप्स लिख दी, उसके लिए मैंने 4 स्टेप्स लिख दी। यूनिटरी लगाना आना चाहिए, फॉर्मूले मत से। व्हाट इज परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूशन है? 150 ग्राम में 40 ग्राम, 150 ग्राम में 40 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा? जिनको समझ में नहीं आ रहा है 110 कैसा है, थोड़ी बादाम खाओ, सब समझ में आएगा। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे हैं, नाम ही नहीं समझ में आ रहा, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, तो क्या करोगे? सही है, ये आंसर लिख लेना, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, यानी जो 40% डब्ल्यू बाई वी है, उसको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में अगर एक्सप्रेस करना है तो आंसर आ जाएगा 400/15। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर आ रहा हूं, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर आ रहा हूं। परसेंटेज वी बाय वी, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये मेनली गैसियस मिक्सचर के लिए यूज होता है, ज्यादातर ये गैसियस मिक्सचर, जैसे 20% वी बाय वी O2 इन एयर। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एयर के अंदर, यानी 100 ml एयर कंटेंस 20 ml ऑक्सीजन। 100 ml में से 20 ml, V बाई वी, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम की टर्म्स हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। फर्स्ट वाला था मास बाय मास, सेकंड वाला था मास बाय वॉल्यूम, थर्ड वाला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहां पर सिंस ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, और मान लेते हैं कि एयर में केवल O2 प्लस N2 ही है और कुछ नहीं है, O2 प्लस N2 ही है, तो यहां पर आप वॉल्यूम ऑफ N2 भी बता सकते हो, और वो वॉल्यूम ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20, यानी कितने ml हो जाएगा? 80 ml हो जाएगा साहब, 100 ml हो जाएगा। ध्रुव बेटा थोड़ा दिमाग लगाना, सब समझ में आएगा, है ना? नहीं तो ऐसे पूछते रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, सब समझ में आएगा। अगर कहीं दो नंबर लिखे हुए हैं, एक जगह 10 लिखा हुआ है, एक जगह 2 लिखा हुआ है, मैं वहां 8 लिख देता हूँ। एक जगह 10 लिखा हुआ है, एक जगह 8 लिखा हुआ है, मैं 8 लिख देता हूँ, तो समझ में आता ना कि ये 8 कैसे आया होगा। इतना तो हम सोच सकते हैं, सोचो। अच्छा, तो यहां पर वॉल्यूम पता चल गया, इसका भी वॉल्यूम पता चल गया, इसका भी वॉल्यूम हमें पता चल गया है। हाँ, मास अगर निकालना है तो या तो प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर दे रखा तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से भी मोल्स, और फिर मोल्स से मास, या फिर इनकी डेंसिटी अगर हमें गिवन है तो भी उससे मास निकाला जा सकता है।
या तो यानी मास निकालना है तो प्रेशर टेम्परेचर से पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दोगे, मोल्स आ जाएंगे, उससे मास आ जाएगा। या फिर इनकी डेंसिटी अगर हमें गिवन है कि ऑक्सीजन की डेंसिटी इतनी है, नाइट्रोजन की डेंसिटी इतनी है, तो इनके वॉल्यूम से इनका मास निकाला जा सकता है। तो ये तीन बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हुई, W/W, W/V और V/V। लेकिन अब आप सबको पता है कि आज की डेट में है ना, हर किसी को हर सब कुछ बहुत यूजर फ्रेंडली चाहिए। कन्वीनियंसी इज इंपॉर्टेंट की हर एक चीज बहुत कन्वीनियंट हो, ऐसा कुछ हमें चाहिए। तो और भी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती है जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट होती है, और ज्यादा कन्वीनियंट होती है। जैसे अब मैं इसमें आ रहा हूं नेक्स्ट, फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, ग्राम पर लीटर। अब यूनिट से ही समझ में आ जाएगा, यूनिट से ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आपने देखा ना, मिलीग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, टन भी होता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन भी होता है। ये क्यों होते हैं? अगर कोई सब्सटेंस थोड़ा सा है मिलीग्राम, थोड़ा ज्यादा है ग्राम, और ज्यादा है किलोग्राम, इस तरह से हम अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। उसी तरह से एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें मान लो 100 ग्राम, 100 ml में कोई सॉल्यूशन, सुनना मेरी बात, 100 ml में कोई सॉल्यूशन 5 ग्राम है, 10 ग्राम है। मान लो 5 ग्राम है तो परसेंटेज W/V कितना हो जाएगा? 100 ml में 5 ग्राम, तो वही उसका परसेंटेज W/V है। बिकॉज परसेंटेज W/V, 100 ml में कोई कितने ग्राम है? 5 ग्राम है तो 5%, 10 ग्राम है 10%, 1 ग्राम है 1%, 2 ग्राम है 2%, ऐसे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, कोई सब्सटेंस 100 ml में बहुत कम है, 100 ml में कम है, 0.1 ग्राम, 0.01 ग्राम, तो अब वो क्वांटिटी कम है। तो ज्यादा अच्छा है कि फिर 100 ml में मत बताओ, उसको पर लीटर बता दो। क्योंकि कोई 100 ml में कम है तो 1 लीटर में तो ज्यादा होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? 100 ml इतना सा है, 1 लीटर उसका 10 टाइम्स है। अगर कोई 100 ml में x ग्राम है तो 1000 ml में कितना होगा? 10x ग्राम होगा। यानी यहां अगर वो 0.1 ग्राम है तो यहाँ 1 ग्राम होगा। अब 0.1 बोलने में प्रॉब्लम होती है, 1 बोलना थोड़ा आसान होता है। तो अगर सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, अगर सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, तो परसेंटेज W/V से बेटर ऑप्शन क्या? ग्राम पर लीटर। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं 40 ग्राम पर लीटर NaOH। क्या मतलब होगा? इसको रीड कैसे करोगे? इसको हम ऐसे रीड करेंगे, पर लीटर मतलब पर 1000 ml, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH। मतलब 1000 ml में 40 ग्राम NaOH है। अगर 100 ml में बात करें तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। तो अमाउंट वाइज इसी तरह से है, यानी 1000 ml में 40 ग्राम, 100 ml में 4 ग्राम। और अगर आप मुझसे पूछो कि परसेंटेज W/V क्या होगा, तो व्हाट इज परसेंटेज W/V, कि 100 ml में कितने ग्राम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? परसेंटेज W/V कितना हो जाएगा? आंसर इज 4। यानी परसेंटेज W/V NaOH कितना हो जाएगा? तो ये 4 हो जाएगा। मतलब 40 ग्राम पर लीटर NaOH है तो ये 4 हो जाएगा। अब यहां पर तो आपको लग रहा है सर दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सही बात, लेकिन अगर ये 4 हुआ तो ये 0.4 होगा। तब पॉइंट्स में बोलने में तकलीफ होती है। तो अगर मान लो सॉल्यूट कम हुआ, तो जैसे परसेंटेज W/V 0.4 है, तो ग्राम पर लीटर कितना हो जाएगा? 4। बोलना आसान होगा। इनफैक्ट ये कह सकते हो ये क्या है, ये पर 1000 ml, ये पर 100 ml। तो हमेशा आप ये कह सकते हो जो ग्राम पर लीटर होता है, पर लीटर अमाउंट, वो परसेंटेज W/V से हमेशा कितने टाइम्स ज्यादा होगी? 10 टाइम्स ज्यादा होगी। अगर ये 4 है तो ये 40, ये 6 है तो ये 60, ये 10 है तो ये 100।
अरे बेटा 1000 ml में कोई 40 ग्राम है तो 100 ml में 4 ग्राम ही तो होगा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हो 1 लीटर में, आधे लीटर में, 100 ml में, क्वांटिटी एक जैसी होगी क्या? CO2 की नहीं होगी ना। तो केवल डिफरेंस इतना सा है कि ग्राम पर लीटर, यानी पर लीटर अमाउंट बताई जा रही कि 1 लीटर में इतना है। 2 लीटर है 80 ग्राम, 3 लीटर है 120 ग्राम, फिर से यूनिटरी लगेगी। बट यहां पर 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, जबकि यहां पर 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, इस तरह से ये डिफरेंस आता है। समझ में आई मेरी बात? तो दिस इज वन मोर कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसे हम कह रहे हैं ग्राम पर लीटर। और ग्राम पर लीटर यानी क्या बता रहा है, इसको और समझो। ग्राम पर लीटर क्या बताता है? पर लीटर कितना सोल्यूट है, 1 लीटर में सोल्यूट की अमाउंट, यानी पर लीटर सॉल्यूशन, या मैं इसको मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है। ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर आ रहा हूं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, देखो अब यहां पर अभी हम और डिस्कस करेंगे, बट ये कोई फिक्स नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, बहुत सारी टर्म्स डिफाइन कर सकते हो आप, बहुत सारी टर्म्स डिफाइन कर सकते हो। ये और कब यूज होती है? जब सोल्यूट और भी कम हो। जैसे मोस्टली पानी के अंदर जो हार्ड वाटर होता है ना, जो पानी को हार्ड करते हैं, उनकी अमाउंट बहुत कम होती है। वो बहुत कम भी बड़े खतरनाक होते हैं, कहते हैं मैं तो कम है लेकिन फिर भी वो बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। अब इसको कैसे रीड करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ज्यादातर मास में ही इसको यूज किया जाता है, मास ही इसको हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब है 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 200 ग्राम कैल्शियम, सोचो 10⁻6 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट केवल कितना है? कैल्शियम कार्बोनेट केवल 200 ग्राम है, जो कि बहुत कम है। यानी मोस्टली पानी ही है, ये सॉल्यूट तो बहुत कम है। अब ये भी क्या हुआ, ग्राम, ये भी ग्राम, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? मास बाय मास। ये भी मास है, ये भी मास है। चाहो तो यूनिटरी लगा सकते हो, बट हाँ 1 मिलियन, 10⁻6 क्या हो गया? 1 मिलियन ग्राम में 200 ग्राम, 2 मिलियन ग्राम में 400 ग्राम, 3 मिलियन ग्राम में 600 ग्राम, इस तरह से आप यूनिटरी लगा सकते हो। लेकिन अब यहां पर एक और बात आती, सॉल्वेंट का मास निकालना हो। अगर कोई पूछे मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कह सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट 10⁻6 माइनस 200 ग्राम। अब 10⁻6 के कंपैरिजन में 200 ग्राम तो बहुत ही कम है। तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 10⁻6 ग्राम ही सॉल्वेंट हो गया, यानी सॉल्यूट बहुत ही कम है, सॉल्यूट बहुत ही कम है। फर्दर यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि 10⁻6 ग्राम में 200 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? 100 ग्राम में कितना होगा? यूनिटरी लगा रहे हैं, 10⁻6 ग्राम में सॉल्यूशन में कितने ग्राम है? 200 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाय 10⁻6 इंटू 100। तो ये वैल्यू आ जाती है 2/100, यानी 0.02 ग्राम। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट केवल कितना है? 0.02। और यही क्या आ गया इसका?
यही क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है, वही क्या होता है परसेंटेज डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू जो कि कितना आ गया 0.02। अब यहां पर समझ लो इस चीज को, क्यों पीपीएम में डिफाइन कर रहे हैं, परसेंटेज डब्ल्यू भी लिख सकते थे, लेकिन जब आप इसको बोलोगे तो ऐसे बोलोगे 0.02, बोलने में तकलीफ होती है, इसी को यहां पर बहुत आसानी से 200 पीपीएम 300 पीपीएम, हम चाहते हैं कि पॉइंट्स में ना बोलना पड़े, इसीलिए जैसे यही तो है मिलीग्राम, ग्राम, मिलीग्राम क्यों डिफाइन हुआ है, क्योंकि अगर किलोग्राम में कोई चीज है 0.002 किलोग्राम, तो ग्राम में कितना बोल दोगे, 0.002 किलोग्राम है तो ग्राम कितना हो गया 2 ग्राम, बोलना आसान हो गया, इसीलिए ग्राम आया है। और कोई कम कम अमाउंट है तो मिलीग्राम, वही चीज यहां पर भी हो रही है कि अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो परसेंटेज डब्ल्यू यूज करो, बट अगर सॉल्यूट की अमाउंट कम है पीपीएम आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बोलना उसमें आसान हो जाएगा, बोलना उसको आसान हो जाएगा। समझ में आया यूनिटरी कैसे लगी, 10⁶ ग्राम में 200 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा 0.02 ग्राम, और 100 ग्राम में जो सॉल्यूट होता है उसी को हम परसेंटेज डब्ल्यू कह देते हैं। सत्यम बेटा जो पढ़ा रहा हूं वो सुना करो, जो नहीं बात कर रहा हूं उसकी अभी बात मत करा करो, है ना, जो बता रहा हूं वो बताऊंगा और सारी बातें बता दूंगा। बिल्कुल आयुष सही का, इससे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि परसेंटेज डब्ल्यू और पीपीएम में भी एक रिलेशन है। डिफरेंस क्या है, ये पर 100 ग्राम और वो पर 10⁶ ग्राम, यानी हमेशा दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये पीपीएम डिवाइडेड बाय परसेंटेज डब्ल्यू, ये यहां से 2 टाइम्स तो 10⁴ आ जाएगा। मतलब चाहो तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, पीपीएम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10⁴ इंटू परसेंटेज डब्ल्यू। ये भी फिक्स है, यानी इसी जैसे आप कहते हो ना ग्राम किलोग्राम, वही चीज हो रही है बेटा, यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। कोई यहां पर पार्ट्स पर बिलियन यूज कर सकता है, कोई यहां पर पीपीबी यूज कर सकता है, अगर पार्ट्स पर बिलियन होगा तो यहाँ 10⁶ की जगह 10⁹ आ जाएगा, ट्रिलियन होगा तो 10⁻12 आ जाएगा। इस तरह से हम टर्म्स और भी डिफाइन कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही यूज होगा, ज्यादातर ये करते हैं, लेकिन पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये सारी टर्म्स भी यहां पर यूज होती है। फर्दर आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट टर्म पर आ रहा हूं मैं, मोलरिटी। अब इसको कैसे रीड करना, लेट से कहीं लिखा हुआ है 2MnOH, ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं 2MnOH, इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी रीड करना है, हर जगह मैं रीड करना बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, वो लाइन को उसी तरह से बोलना है। यहां पर ये पर लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन कंटेंस 2 मोल NaOH, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH के मोल्स, डायरेक्ट मोल्स में ही अमाउंट बता दी, क्योंकि आपको बताना है मास हमें गिवन होता है फिर हम उससे मोल्स निकालते हैं, तो इससे अच्छा अमाउंट डायरेक्ट मोल्स की टर्म में ही बता दी जाए, डायरेक्ट मोल्स की टर्म में, तो यहां पर डायरेक्ट हम 1000 ml में 2 मोल्स, 2000 ml में 4 मोल्स, 500 ml में 1 मोल, फिर से यूनिटरी लगा सकते हो, 1 लीटर में इतने मोल्स है, 10 लीटर है तो 20 मोल्स। यानी मोलरिटी क्या बताती है, मोलरिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर जो मोल्स है वही क्या है, मोलरिटी है। पर लीटर 5 मोल है, मोलरिटी 5, पर लीटर 10 मोल है, मोलरिटी 10, पर लीटर 0.2 मोल्स है, मोलरिटी 0.2, 1 लीटर में जितने मोल्स होंगे वही उसकी मोलरिटी होगी। और यहां पर अगर
मुझसे पूछो तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, क्या ये मास बाय मास रिलेशन है, मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर हमें मोल्स पता है तो मास भी पता है, क्योंकि NaOH का मोलिकुलर मास कितना है 40, तो यहां पर 2 इंटू 40 ग्राम हो जाएगा NaOH, तो ये कितना आ गया 80 ग्राम, 80 ग्राम NaOH। तो ये मास और ये वॉल्यूम, ये कौन सा रिलेशन हुआ, मास बाय वॉल्यूम रिलेशन हुआ। अब आप अगेन यूनिटरी लगा के, आपको पता है, यानी यहां से आप ये बोल रहे हो कि 1000 ml में 2 मोल्स, या आप ये बोल रहे हो 1000 ml में 80 ग्राम NaOH, यानी पर लीटर NaOH का मास कितना हो गया 80 ग्राम। तो पता है यहां से आपको क्या पता चल गया, ग्राम पर लीटर में अगर कोई पूछे कंसंट्रेशन क्या है, यानी इसकी ग्राम पर लीटर में आंसर क्या होगा, तो ग्राम पर लीटर में आंसर क्या हो जाएगा 1000 ml में 80 ग्राम, यानी 1 लीटर में 80 ग्राम, तो आंसर इज 80 ग्राम पर लीटर। W/V पूछा जाए, परसेंटेज W/V पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, 1000 ml में 80 ग्राम, तो 100 ml में 100 ml में 8 ग्राम, यानी परसेंटेज W/V कितना हो जाएगा 8, परसेंटेज W/V कितना हो जाएगा 8। समझ में आ रही बात, यानी मोलरिटी पता थी, ग्राम पर लीटर में भी आंसर बता सकते हो, मोलरिटी पता थी, परसेंटेज W/V भी निकाल सकते हो, केवल क्या करना है यूनिटरी लगानी है भाई। ये लाइन अगर आपने लिख दी फिर तो कुछ बचा ही नहीं, 1000 ml में 2 मोल, 1000 ml में 80 ग्राम, 1000 ml में जो है वही तो ग्राम पर लीटर है। इनफैक्ट ये 80 तो ये 8 आना ही है, इन दोनों का रेशियो तो फिक्स, इन दोनों का रेशियो फिक्स है। इनफैक्ट चाहो तो मैं यहां पर एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं लेकिन रटने वाली बात नहीं है, यहां पर आप कह सकते हो ये जो ग्राम पर लीटर होता है ना, ग्राम पर लीटर, क्या करना होता है, मोलरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से, मोलरिटी इंटू मोलर मास, यही तो किया आपने, 2 इंटू 40, क्योंकि ये भी पर लीटर, ग्राम पर लीटर भी पर लीटर, दोनों ही पर लीटर है, बट एक पर लीटर मोल्स बता रहा है, एक पर लीटर मास बता रहा है, तो मोल से मास कैसे निकालूंगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, तो मोलर मास ये मोल्स पर लीटर इंटू मोलर मास, तो ग्राम पर लीटर हो गया, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। कोई पूछ रहा है 80 कैसा आया, अरे बेटा इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद भी पूछोगे तो फिर तो, हाँ, फिर तो 8 और 0 लिख भी दूंगा तो बोलोगे सर ये 8 और 0 को आप क्या बोल रहे हो, 80 कैसे हुआ, ऐसे भी पूछ लेना, 70 को 70 क्यों बोलते हैं। बिल्कुल गौतम, अगर डेंसिटी पता हो तो हम और भी कुछ बता सकते हैं, अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम और भी कुछ बता सकते हैं, वो क्वेश्चन भी अभी करेंगे, अभी तो मैं सब केवल टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं। हाँ, यहां पर आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, इस पर्टिकुलर केस में मैं फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूं, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ध्यान रखना, और अगर ये ml में है तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, ml में तो ये 1000। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हम मोलरिटी निकालते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हम मोलरिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे, मोलरिटी, ये मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वी लिख रहा हूं लेकिन किसमें, लीटर में, ध्यान रखना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वैसे यहां पर अब एक और टर्म डिफाइन होती, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर ये ml में है तो, ml में है तो इसको क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ मिली मोल्स, नंबर ऑफ मिली मोल्स, जैसे मिलीग्राम होता है वैसे मिली मोल्स भी है, यानी 1 मोल इक्वल्स टू 10⁻³ मिली मोल्स, जैसे 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीग्राम, मिली मतलब 10⁻³ होता है,
मिली का मतलब 10⁻³ इस m को हटाऊंगा 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ 1 हो जाता है, तो फिर दोनों तरफ मोल्स आ जाता है। जैसे ग्राम और मिलीग्राम होता है उसी तरह से मोल्स और मिली मोल्स होता है। तो कैलकुलेशन आसान हो जाती, और कुछ नहीं है। क्या होता है, मोल्स अगर 1-2 मोल्स है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि 0.01 मोल्स है तो ज्यादा अच्छा है कि 0.01 मोल्स के बजाय इसको क्या बोल दो, 10 मिली मोल्स। बोलने में आसानी हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएंगे, मिली मोल्स। नंबर ऑफ मिली मोल्स इक्वल्स टू 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बेसिक सी चीज है ये। तो मोलरिटी आप यहां से निकाल सकते हो। समझ में आई बात? मोलरिटी, और मैंने क्या बोला था, ये भी मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप है। देन एक और टर्म पर मैं आ रहा हूं, मोलैलिटी। मोलैलिटी ढंग से स्पेलिंग देखना, और इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, ये स्मॉल एम। और इससे पहले जब मोलरिटी मैंने लिखी थी तो वह देखिए आप कैपिटल एम, दोनों एम में डिफरेंस है। अब हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी की, स्मॉल एम। यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, 2 स्मॉल m NaOH। इसको कैसे रीड करेंगे? तो यहां पर अगर मैं इसको रीड कर रहा हूं तो इसका मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अच्छी तरह से देखना, 1000 ग्राम सॉल्यूशन नहीं है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेंस 2 मोल NaOH। यानी ये क्या बता रहा है, पर किलोग्राम, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना है, 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, दैट इज मोलैलिटी। ठीक है। अब यहां पर ये भी मास है, ये भी मास है, तो एक तो मास बाय मास रिलेशन हुआ क्योंकि इसके 2 मोल्स, यानी 2 × 40 ग्राम NaOH, यानी कितने ग्राम, 80 ग्राम। तो यहां पर अब आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो, ये सॉल्वेंट का मास है, ये सॉल्यूट का मास है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1000 + 80, यानी 1080 ग्राम। गड़बड़ क्या होती है, बहुतों को क्या लगता है कि अच्छा 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में इसके 2 मोल होंगे, 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में 2 मोल्स नहीं होंगे। सॉल्यूशन अगर 1080 ग्राम है, देन देर विल बी 2 मोल्स, देन देर विल बी 2 मोल्स। ये अगर सॉल्यूशन का मास 1 किलोग्राम है तो इसके 2 मोल्स नहीं होंगे, क्योंकि पर किलोग्राम सॉल्वेंट इसके 2 मोल्स है, तो सॉल्यूशन का मास तो फिर 1 किलोग्राम से ज्यादा होगा। और यही मेजर मिस्टेक होती है, यहीं पर ज्यादातर गलतियां होती है। तो ये पर किलोग्राम आपको बता रहा है, ना कि पर पर ये सॉल्यूशन की अमाउंट नहीं है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चाहो तो मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं, मोललिटी इक्वल्स टू, यानी स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। और ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये ग्राम में है तो इनटू 1000। इससे आप क्या निकाल सकते हो, मोलरिटी। रीड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी टर्म क्या बता रही, देखो इसको समझो, फॉर्मूले वाइज दिमाग में ऐसे करोगे तो कोई नहीं, मतलब कोई पूछे व्हाट इज मोललिटी तो क्या बोलोगे, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स है, व्हाट इज मोलरिटी।
मोलरिटी क्या है? पर लीटर किसी के कितने मोल्स है वो मोलरिटी। 1 लीटर में किसी के 2 मोल्स है, मोलरिटी 2। किसी के 0.2 मोल्स है, मोलरिटी 0.2। तो 1 लीटर में कितने मोल्स है उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट? तो ये मीनिंग इनका पता होना चाहिए। अभी एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बट अब टाइम नहीं बचा तो वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर इनके इनको कैसे निकालना है, मोलरिटी कैसे निकालनी, मोलरिटी कैसे निकालनी है, उन पर भी क्वेश्चंस करेंगे। कैसे उनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है वो सारी बातें भी करेंगे। बट आपको अभी क्या करना है, ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है जो सब, उसको अच्छी तरह से पढ़ो, हो सके तो उसे वापस से लिखो। इंपॉर्टेंट चीज है ये पहली लाइन, हर जगह ये पहली लाइन पता होनी चाहिए, हर जगह आपको ये पहली लाइन पता होनी चाहिए, यहां पर भी ये पता होनी चाहिए। तो ये हमें पता होनी। परसेंटेज V/V, 100 ml ऑफ एयर कंटेन्स 20 ml, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम NaOH। तो ये अच्छी तरह से हमें पता हो, ठीक है। इसी को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जेई मेंस हो गई, तो बचा क्या? मेनली क्या बचा? अब शीट में जेई एडवांस भी हो चुकी है, O2 बची हुई है। ओके, तो चलिए O2 डिस्कस करेंगे। O2 और H2 दोनों ही नेक्स्ट क्लास में ये दोनों डिस्कस, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ तो हो ही चुका है। तो बचा हुआ जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये रिमेनिंग होमवर्क है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।